नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुवंत कुमार वर्मा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स नॉलेज पे। एमसीक्यू सीरीज 3। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा मेरा एमसीक्यू सीरीज, इवन जो भी मैं लेक्चर्स बनाता हूँ। लेकिन प्लीज आप लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए, कैसे भी शेयर करके, लाइक करके, है ना, ताकि और लोगों को भी बेनिफिट हो। चलिए शुरू करते हैं। अंडर मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम, कंट्रोल रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रतिवेदन। प्रबंधकीय प्रतिवेदन जो मैनेजरियल रिपोर्ट्स होती हैं सिस्टम, तो प्रबंधकीय प्रतिवेदन प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रण प्रतिवेदन और सूचना प्रतिवेदन। एक्चुअली बेसिकली हम दो की अगर बात करें तो मैनेजरियल रिपोर्टिंग सिस्टम में आपसे बोला जा रहा है कि एक कंट्रोल रिपोर्ट होती है और एक होती है इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इन दो का ये दोनों किसका बेसिक हिस्सा माने जाते हैं? तो आप सीधा सीधा आंसर दोगे। देखो, कंट्रोल रिपोर्ट मैनेजरियल फंक्शन में आएगा, बिल्कुल है ना। इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी मैनेजरियल फंक्शन में आएगा। तो मैनेजरियल रिपोर्टिंग सिस्टम तो ठीक है, लेकिन इसका आपसे बोला जा रहा है कि किसकी इंटीग्रल पार्ट है। तो आप बोलोगे कि फाइनेंशियल रिपोर्ट जो होती है उसके साथ भी ये दोनों ही रिपोर्ट्स अटैच करी जाती हैं, साथ ही साथ ऑपरेटिंग रिपोर्ट के साथ भी दोनों अटैच करी जाती हैं। तो आप सीधा सीधा बोलोगे कि जब फाइनेंशियल रिपोर्ट और ऑपरेटिंग रिपोर्ट की बात करते हैं तो हमें कंट्रोल रिपोर्ट और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इन दोनों की बात करनी होगी। तो आंसर क्या होगा आपका? वित्तीय प्रतिवेदनों एवं परिचालन प्रतिवेदनों दोनों का ही ये इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। वो नहीं, रेसिडेंशियल स्टेटस में ही थोड़ा सा दिया रहता है कि अगर इनकम आपके इंडिया में अर्न हुई या इंडिया में रिसीव हुई या आउटसाइड रिसीव हुई, और उसके लिए ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट तीनों की बात करता है। तो बोल रहा है कि इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया शैल बी टैक्सेबल फॉर। हमेशा याद रखिए, चाहे वो रिसीव हो इंडिया में, चाहे वो अर्न की गई हो इंडिया में, इन दो केसेस में कोई भी एसएससी हो, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, चाहे वो एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीनों ही केसेस में अगर इंडिया में रिसीव मानी गई है इनकम या फिर इंडिया में अर्न की गई है तो वो सारे एसएससी के लिए टैक्सेबल। एसएससी वो बंदा होता है जो टैक्स पे करने के लिए लायबल होता है। एक अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है लाइफ साइकिल थ्योरी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात करते हैं। तो बोल रहा है कि रिसेशन के बाद क्या आता है, मंदी के बाद क्या आता है। चलिए पहले बताते हैं। सबसे पहले जब कोई प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करोगे तो इंट्रोडक्शन स्टेज आती है। इंट्रोडक्शन के बाद स्टेज बनती है बूम की, पीक पे जाता है, मतलब उसकी डिमांड प्रोडक्ट की ज्यादा हो रही है। उसके बाद में जब और भी कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं तो स्थिति आती है रिसेशन की, और रिसेशन के बाद डिप्रेशन की स्थिति आएगी, अवनति। ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको बताएं हम अगर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, है ना, तो हम सीधा सीधा फंडा है कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में बहुत प्रॉफिट आप अर्न कर रहे हैं, अदर कॉम्पिटिटर देखेंगे कि ये प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो हम भी इस मार्केट में इसी चीज को बनाना शुरू करें। तो जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में तो डिमांड सब में बढ़ जाती है धीरे धीरे, और हो सकता है पहले वाले प्रोडक्ट की डिमांड धीरे धीरे कम होने लगे। ठीक है। तो उसी को रिसेशन कहते हैं। और जब एक स्थिति ऐसी आती है जब डिमांड बिल्कुल नील होने की स्थिति में होती है, उस समय काफी सारे बिजनेसमैन बंद करके अपना बिजनेस चले जाते हैं, लेकिन जो रुके रहते हैं उनको फिर से वही इंट्रोडक्टरी स्टेज में बूम, फिर रिसेशन, ये एक प्रोसेस है जिसपे आपके हर प्रोडक्ट को गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मंदी के बाद आता है डिप्रेशन, रिसेशन के बाद आता है डिप्रेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। Which of the following is not the assumption of consumer equilibrium in demand theory? Demand theory में consumer equilibrium का कौन सा assumption नहीं है जो नीचे दिए गए हैं? देखो, उपभोक्ता की संतुष्टि का सिद्धांत जो है, संतुलन का सिद्धांत, उसकी बात कर रहा है। तो सबसे पहले संक्रामिकता या ट्रांजिटिविटी, ये होता है, आपको भी पता है, अनुकूलतम संतुष्टि, ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन, इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिमांड थ्योरी। और कंज्यूमर चॉइसेस आर कांस्टेंट है। एक्चुअली अजम्पशन के बेसिस पे ही थियरी प्रूव होती है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग अगर पीएचडी होल्डर हो तो उसमें भी आप लिमिटेशंस डालते हो, है ना,
तो लिमिटेशंस को हम assumption कह सकते हैं कि भाई हमने ये चीजें लिमिटेशन मानी, या फिर आपने जैसे कई सारी थ्योरी पढ़ी होंगी, इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरी है ना, और ये डिमांड थ्योरी है, सप्लाई थ्योरी, सब जगह बिना assumption के कोई थ्योरी प्रूव नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर चूंकि बोल रहा है कि मांग के सिद्धांत में उपभोक्ता के संतुलन की कौन सी मान्यता नहीं है इन चारों में से, तो ये तीनों ही मान्यताएं जो है डिमांड थ्योरी की हैं। तो आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज। अगर आपसे बोला जाए कि आप टाइम सीरीज एनालिसिस कर रहे हैं और रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट जो है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर इज कॉल्ड, जब कालश्रेणी विश्लेषण के अंतर्गत ऐसा नियमित एवं आवधिक संचलन जो एक वर्ष में से अधिक का ना हो, जब भी बात करें कि 1 ईयर से ज्यादा ना हो तो ट्रेंड तो हटा ही दोगे आप, आंसर हट जाएगा। इरेगुलर मूवमेंट बोल सकते हो, लेकिन इसको ये कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है हमारे इन सब चैप्टर्स में। आप सीधी सीधी बात है कि अगर 1 ईयर के बिटवीन आप 1 साल के भीतर की अगर कोई भी चीज आप चेक करना चाह रहे हो या टाइम सीरीज एनालिसिस करना चाह रहे हो, तो उसको सीजनल वेरिएशन की बात करते हैं, है ना। सीजनल वेरिएशन के आधार पे हम लोग टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं, अगर वो 1 साल से ज्यादा का टाइम पीरियड का जो हमारे पास डेटा है वो नहीं है ना। आगे चलते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि कैपिटल दिया है, लायबिलिटी दी है, फिक्स कॉस्ट दिया, आप करंट एसेट निकालो। कुछ नहीं करना आपको, आप अकाउंटिंग इक्वेशन लगाओ। अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज बराबर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्या क्या दिया है? 50,000 कैपिटल दी है, लायबिलिटी 30,000 की दी है ना, और फिक्स्ड एसेट दी है 70,000 की। ठीक, तो करंट एसेट निकालो, कुछ ना करो, 5 3 8, 80 में से 70 माइनस कर दो, 10,000 क्या बचा? आपका करंट एसेट। आंसर आ गया। ठीक है, टफ तो नहीं था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग में किसी अकाउंट जो है किसी दिन पूरा चैप्टर में समझाऊंगा। आज क्योंकि काम एमसीक्यू कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात हम ऐसे समझाते हैं, चैप्टर पे पूरा एक एलेबोरेट करके पूरा समझाएंगे। इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द वर्क इन प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ, ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका मैं बता देता हूँ डायरेक्टली आपको। इसका जो आंसर है वो है कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड अनसर्टिफाइड, इस बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, इसको अगर गड़बड़ है तो मैं देखता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि तो शायद मैं कंफ्यूज भी हो सकता हूँ। नहीं सही है, मैं सही बता रहा हूँ। आंसर है आपका, अगर ठेका खाते में चालू कार्य के अंतर्गत सम्मिलित क्या सम्मिलित किया जाए ये पूछा जाए तो प्रमाणित कार्य की लागत अप्रमाणित को छोड़ करके, एक्चुअली है तो ये दोनों ही है ना। आप कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड की भी बात करते हो जब वर्क इन प्रोग्रेस में हो रहा है, WIP की बात जब करते हैं, है ना, तो कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड भी होता है, अनसर्टिफाइड होता है। तो ये अलग अलग ऑप्शन नहीं सही है, दोनों ही का यूज होता है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, और कैश रिसीव्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड, इसका यूज जो है पीएल अकाउंट से रिलेटेड है, मैं बाद में बताऊंगा जब चैप्टर पढ़ाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ लंबा ये क्वेश्चन खींचेगा, चलिए देखते हैं। देखा, एक टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन वेरिएबल फैक्टर, इसे क्या कहते हैं? परिवर्तनशील साधनों की मात्रा बढ़ाने से यदि कुल उत्पादन बढ़ता है तो इसे क्या कहते हैं? इसको कहते तो है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लेकिन क्यों कहते हैं आइए समझते हैं। देखो, जो प्रोडक्शन की स्टेजेस होती है वो बेसिकली 3 होती हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न, ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न और नेगेटिव रिटर्न। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न। इंक्रीजिंग रिटर्न का मतलब है कि आप जो है जैसे बिजनेस प्रोडक्शन शुरू करते हैं उस स्टेज की बात करता है कि ये शुरू होता है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस या स्टार्टिंग ऑफ अ प्रोडक्शन। ठीक है, जब आप प्रोडक्शन शुरू करते हैं तब इंक्रीजिंग रिटर्न मिलता है। इस केस में क्या है, आपका मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ेगा और टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ेगा, और वो भी इंक्रीजिंग रिटर्न पे, है ना, इंक्रीजिंग रेट से, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेज में आपका टोटल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, मार्जिनल प्रोडक्ट भी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ता है और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ता है। सेकेंड स्टेज है डिमिनिशिंग रिटर्न। ठीक है, डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है कि जहां पर एमपी आपका 0,
मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो और टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज, हाँ इसको डिमिनिशिंग रिटर्न इसलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो डिमिनिशिंग रिटर्न के केस में क्या है, आपको हो सकता है एमसीक्यू पूछे एमपी कितना होता है डिमिनिशिंग रिटर्न में, तो आप बोलोगे एमपी 0 होता है। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों ही डिक्लाइन हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही अभी पॉजिटिव स्टेज में है। ठीक है, मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट भी कम होता जा रहा है लेकिन वो नेगेटिव नहीं पहुंचा है, और एवरेज प्रोडक्ट चूंकि मार्जिन कम हो रहा है तो एवरेज प्रोडक्ट भी कम होगा, वो भी नेगेटिव में नहीं है, दोनों ही पॉजिटिव में। टोटल प्रोडक्ट जो है वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे रीच करता है इस स्टेज में, और इसी स्टेज को एफिशिएंट स्टेज कहते हैं। अगर कोई भी रैशनल प्रोड्यूसर है, कोई भी अच्छा प्रोड्यूसर है और वो चाह रहा है अपना प्रोडक्शन मेंटेन करना, तो वो हमेशा सेकेंड स्टेज में ही अपना प्रोडक्शन रखता है, ताकि उसको जो है उसके जितने भी उसके पास अवेलेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट्स हैं उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है, थर्ड जो नेगेटिव रिटर्न स्टेज है ना, नेगेटिव रिटर्न स्टेज की बात करें तो इसमें कुछ नहीं, टोटल प्रोडक्ट भी डिक्लाइन हो रहा होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। ये जो है नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट के बेसिस पे कहा जाता है नेगेटिव रिटर्न। तो कितने हमने पढ़े, पहला पढ़ा इंक्रीजिंग रिटर्न, दूसरा पढ़ा डिमिनिशिंग रिटर्न और तीसरा पढ़ा नेगेटिव रिटर्न। इसका आंसर ये है क्योंकि ड्यू टू इंक्रीज इन द वेरिएबल फैक्टर हमारा टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि सेबी की गाइडलाइंस के तहत ऑन इशू ऑफ शेयर द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन, सेबी के दिशा निर्देशों के अनुसार अंशों के निर्गमन के संबंध में आवेदन राशि इसमें से कम नहीं होनी चाहिए, किससे कम नहीं हो सकती। तो हमेशा ध्यान रखो, नॉमिनल जहां पर भी टर्म दिया वो तो आप हटा ही दो। ठीक है, क्योंकि नॉमिनल के आधार पे आपको जो है मनी एप्लीकेशन में डिसाइड नहीं होती, तो नॉमिनल यहाँ भी लिखा यहाँ भी लिखा, नामित वाले टर्म्स हटा दो। अब बात आती है अंशों के निर्गत मूल्य का 10% या 25%। तो इसमें अगर आप थोड़ा सा तैयार होगा, क्योंकि इसमें तुक्का नहीं भिड़ा सकते आप, अगर सही थोड़ा थोड़ा याद होगा तो आप बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि हाँ इशू प्राइस, जैसे मान लेते हैं किसी की इशू प्राइस किसी शेयर की है 10 रुपए, तो 10 रुपए का मिनिमम 25% मतलब 2.5 रुपए आपको एप्लीकेशन मनी मांगनी ही पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ मनी। ठीक है, तो आपका आंसर होगा अंशों के निर्गत मूल्य का 25% कम से कम आवेदन राशि से में मांगा जाना चाहिए इशू टाइम में। धन्यवाद दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि मैं अब इस समय कंटिन्यू लगा रखा हूँ आपके लिए लेक्चर डाल रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं कोई टाइम पीरियड आप लोगों को एक फिक्स टाइमिंग नहीं दे रहा हूँ कि किस टाइम अपलोड करूँ अपना वीडियो, लेकिन ये बात मेरा कंफर्म है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा हमेशा, और आपके लिए भी ये बेनिफिट है। मिस्टेक मेरी तरफ से कोई नहीं हो रही मुझे लगता है एमसीक्यूज में, लेकिन अगर फिर भी बाय चांस कोई मिस्टेक हो, कोई गलत आंसर मैं दे दूं, तो उसको आप एक्सप्लेनेशन सहित हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, लोगों को भी मोटिवेट करें कि इसको देखें ताकि उनके लिए फायदा हो, है ना, और आपको भी बेनिफिट मिले कि आप तैयारी अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है आप लोगों के साथ। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।